कॉमन बात है कि जो जिस जाति का रहता है उसे फेवर करता है, ये बात तो काटे सत्य है। मुस्लिम जो हैं वो पहले मुस्लिम अपने उम्मीदवार को देखते हैं। वोट और बेटी अपने जात वाले या धर्म वाले को ही दिया जाता है, दूसरे को नहीं दिया जाता है। ये प्रोटेस्ट हुआ चाहे रोजगार को लेकर हुआ मुद्दा, इन सभी पर जात पात और जो समीकरण है वो ज़्यादा हावी रहता है। तो है कि जब मुख्यमंत्री योगी हैं तो उनकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है, और ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि केवल जो हिंदू वोटर हैं उन्हीं के कारण है। बहुत सारे मुसलमान वोटर जो हैं जो कि उनके कार्यों से प्रभावित होकर वोट करते हैं। साधु संत के सबसे बड़े चहेते हैं योगी आदित्यनाथ, और साधु संतों का जो है बीजेपी और संघ दोनों पर बड़ा ही मजबूत प्रभाव है। तो इस कारण इनके उपयोगिता को और इनके कार्यों को और इनको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो निरहुआ अंततः सांसद बन ही गए। लंबा सपना था उनका, और ये कयास लगाया जा रहा था कि इस उपचुनाव में निरहुआ की जीत कभी नहीं हो सकती है। जिस तरह का माहौल देखने को मिला, आपको याद होगा अग्निपथ का प्रोटेस्ट, पूरा यूपी धुआं धुआं हो चुका था। और इस बीच लगातार हम भी अपने स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे कि जो दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये दोनों सीटें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। अब पहले आपको थोड़ा सा हम आंकड़ों से समझा देते हैं। देखिए, देश के कुल 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, यानी कुल 10 सीट आप मान लीजिए लोकसभा और विधानसभा जोड़कर, जिसमें यूपी से 2 लोकसभा सीट है और पंजाब से 1 लोकसभा सीट। इस वीडियो में चर्चा हमारा केंद्रित रहेगा लोकसभा सीट के परिणाम पर, और खासकर हमारा केंद्र बिंदु रहेगा उत्तर प्रदेश का 2 सीट, चूंकि दोनों सीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक सीट खुद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छोड़ा नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए विधानसभा उत्तर प्रदेश में। लखनऊ रहना है और वहां पर पॉलिटिक्स करना है अखिलेश यादव को। तो देखिए जो परिणाम आए हैं, ये परिणाम चौंका रहे हैं, निरहुआ नाच रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ बहुत प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्न चित्त में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जो आपने NBC 24 हमारे चैनल पर देखा भी होगा। अब चलते हैं आंकड़ों की तरफ कि आखिरकार किस वोट को, मतलब किस प्रत्याशी को, माफ कीजिएगा, कितने वोट मिले हैं। देखिए, से शुरू करते हैं हम आजमगढ़ से। सबसे पहले आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बीजेपी के प्रत्याशी थे, और इनको जो कुल मत मिला है, कुल वोट मिला है, वो 3,09,693 है। दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी रहे हैं वो सपा, यानी अखिलेश यादव की पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, उनको मिला है धर्मेंद्र यादव को 3,06,033। और तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति रहे हैं वो बसपा यानी मायावती बहन जी की पार्टी से हैं, और उनका नाम है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। ये बसपा से हैं और इन्हें 2,63,723 वोट मिले हैं। तो ये आजमगढ़ सीट का ब्यौरा है, और आजमगढ़ सीट से निरहुआ ने जीत हासिल की है। बड़ी जीत हम नहीं कह सकते हैं, महज 6,000 वोटों के अंतर से निरहुआ लोकसभा पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंच रहे हैं ये मायने रखता है। अगला सीट पर चलते हैं, रामपुर। देखिए, रामपुर में बसपा कोई फैक्टर नहीं था। रामपुर में 2 ही पार्टी के बीच टक्कर थी, सपा और भाजपा। सपा की तरफ से मोहम्मद असीम रजा थे, और बीजेपी की तरफ से घनश्याम सिंह लोधी जो जीते हैं, जिनको कुल मत प्राप्त हुए हैं 3,67,104। वहीं सपा प्रत्याशी मोहम्मद असीम रजा को मिला है 3,25,056 वोट। और तीसरे लोकसभा सीट की भी हम बात कर ही लेते हैं, जो पंजाब से है। पंजाब से जिस लोकसभा सीट संगरूर पर चुनाव हुआ, उपचुनाव, वहां पर जो पहले नंबर पर प्रत्याशी हैं वो सिमरनजीत सिंह मान हैं, जो कि शिरोमणि अकाली दल से हैं। वहां पर आप जो है वो हारी है, और सिमरनजीत सिंह मान को जो कुल मत प्राप्त हुए हैं वो 2,52,898 है। वहीं आपके प्रत्याशी दूसरे नंबर पे हैं गुरमैल सिंह, इन्हें कुल 2,46,828 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है दलवीर सिंह गोल्डी, जिन्हें कुल 89,526 वोट, और चौथे नंबर पर भाजपा के प्रत्याशी केवल सिंह ढिल्लोन, जिन्हें 66,171 वोट मिले हैं। तो ये हुआ पंजाब के सीट का ब्यौरा। लेकिन हमारा चर्चा जो है वो उत्तर प्रदेश पर केंद्रित है, क्योंकि अग्निपथ प्रोटेस्ट को हमने देखा। लगातार योगी आदित्यनाथ हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार हो, उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। बिहार से लेकर पंजाब तक भयंकर प्रदर्शन हुआ। इसके बावजूद ना तो कांग्रेस जीती, ना आम आदमी पार्टी जीती, ना सपा जीती, और ना ही तो बसपा जीती है। जीती है पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, जो भाजपा की अलायंस रही है कभी, और यूपी में जो 2 सीटें हैं वो क्लीन स्वीप हुआ है।
बीजेपी से निकाल ली है ये सीट। तो बेहद खुशी का माहौल है भाजपा में। इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या देश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग होता है। क्या जो प्रोटेस्ट होते हैं, चूंकि एनटीपीसी के चुनाव के जब प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद भी जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो 4 सीटें आदेश जी निकाल गई थी भाजपा। अभी का यहाँ परिणाम देखिए, 3 सीट में 2 सीट भाजपा निकाल गई और 1 सीट जो है वो भाजपा के सहयोगी निकाल गई। किस तरह देख रहे हैं इसे? देखिए, ये तो साफ हो रहा है कि भाई ये प्रोटेस्ट हुआ, चाहे रोजगार को लेकर हुआ मुद्दा, इन सभी पर जात पात और जो समीकरण है वो ज़्यादा हावी रहता है। अगर ये रोजगार और ये सब चीज़ अगर ज़्यादा हावी रहता तो आपने बताया कि 5 स्टेट में 4 स्टेट 5 स्टेट में चुनाव, इसमें 4 में बीजेपी निकल गई, तो ये नहीं रहता एनटीपीसी विरोध के बाद। उसी तरह अभी अग्निपथ के बाद जो है यूपी का दोनों सीट जीता। तो यहाँ पर है, देखिए, जातीय समीकरण पर यहाँ पर चुनाव होते हैं। अगर आप देखेंगे आजमगढ़ को तो माई समीकरण में बहुत बड़ा सेंध लगा है। देखिए, आप तीनों कैंडिडेट जो हैं, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो है खुद यादव हैं, धर्मेंद्र यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के भतीजे और अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, और बीएसपी से जो मुस्लिम उम्मीदवार शाह आलम वो मुस्लिम हैं। तो यानी कहा जाए तो मुस्लिम वोट भी बटा है और यादव वोट भी बटा है, और इसी कारण जो है निरहुआ लोकसभा पहुंच चुके हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो बीजेपी का वहां पर कैडर वोटर है वो तो उन्हें मिला ही है, लेकिन सेंध लग गया है इसमें समाजवादी पार्टी के मूल वोट में, क्योंकि यादव भी टूटे हैं और मुसलमान भी टूटे हैं उनसे, जो कि बीएसपी में चले गए हैं। तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से माई समीकरण टूटा है, जिसके कारण आजमगढ़ का जो किला था, जिस पर मुलायम सिंह, अखिलेश यादव सभी लोग अब बारी बारी से जीतते रहे हैं, वहाँ पर कहा था नामुमकिन है जीतना। आप देखेंगे विधानसभा चुनाव तो वहाँ का सारा सीट 2022 में भी समाजवादी पार्टी ने जीता, लेकिन लोकसभा चुनाव होता है ठीक 4-5 महीने बाद ही, तो उसमें जो है वो दिनेश लाल यादव जीतते हैं। तो ये सीधे और सीधे जो माई समीकरण जो यूपी में बना हुआ है उसमें सेंध लगा है, जिसके कारण वो जीते हैं। क्या ये एक सवाल रहेगा, क्या ये मान लिया जाए कि आजमगढ़ के जो मुस्लिम है या फिर जो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम है वो अब अखिलेश यादव के साथ नहीं है? जब तक मुलायम सिंह यादव थे सत्ता में तब तक उनके साथ थे। अब क्या मुसलमानों का वहां पर जो विश्वास है उस पार्टी से, सपा से, वो डगमगा गया है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जिस जाति का रहता है उसे फेवर करता है, ये बात काटे सत्य है। मुस्लिम जो हैं वो पहले मुस्लिम अपने उम्मीदवार को देखते हैं। आप देखिए, बिहार में भी विधानसभा का चुनाव हुआ तो किशनगंज में 5 सीट AIMIM जीत गई और 18 सीट पर उन्होंने हरवाने का काम किया महागठबंधन को। तो ये तो है कि जिस जाति या जिस धर्म का जो रहेगा उधर झुकाव ज़्यादा रहता है, ऐसा आजमगढ़ में देखा गया है। और ज़्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं, अभी तक जो सूचनाएं मिल रही है, वो बीएसपी को वोट दिए हैं और समाजवादी पार्टी को कम दिए हैं, और इसके कारण उनका जीत नहीं हो पाया। ऊपर से जो यादव वोटर हैं उसमें भी सेंध लगा है, उसमें भी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जो है वो समाजवादी पार्टी के उस वोट को भी उन्होंने काटा है। तो ये देखा जाए तो जो ये वोटिंग होता है ना, ये कहा जाता है ना कि हमारे बिहार यूपी में चलता है कि वोट और बेटी अपने जात वाले या धर्म वाले को ही दिया जाता है, दूसरे को नहीं दिया जाता है। तो आजमगढ़ में ऐसा हुआ है कि मुसलमान वोटर जो है वो बीएसपी के पक्ष में ज़्यादा वोट किए हैं, समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट कम किए हैं, जिसका नुकसान इन्हें हुआ। आदेश जी, अब देखिए, आपने आजमगढ़ का तो बता दिया, अब जरा अगर हम नजर डालें रामपुर सीट पर। रामपुर सीट के बारे में कहा जाता है कि वो आजम खान का अभेद किला था, कभी वहां पर कोई प्रत्याशी जीत ही नहीं सकता था। वहां पर बसपा कोई फैक्टर नहीं है, बसपा के प्रत्याशी को ना के बराबर वोट आया है। मेन फाइट जो था वो बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी और मोहम्मद असीम रजा जो कि सपा से हैं, इन दोनों के बीच था। और वहां पर भी करीब 42,000 वोट के अंतर से 3,67,000 मिला है भाजपा के प्रत्याशी को और 3,25,000 मिला है मोहम्मद असीम रजा जो सपा से हैं। यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम कर गया? क्या सच में ये मान लिया जाए कि 51% उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो क्या मुसलमान भी वोट कर रहे हैं बीजेपी को? हाँ, ऐसा तो उनके प्रत्याशी के द्वारा कहा गया है। जब जीत के बाद जो घनश्याम सिंह लोधी जो हैं उन्होंने कहा है कि हम जो यूपी में जो योगी का शासन है और एक सभी के लिए जो है न्याय का और किसी के साथ जो है भेदभाव कहा जाए तो वैसे अपराधियों पर जो कार्रवाई कर रही है योगी सरकार,
उससे मुसलमान भी अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी बुलडोजर ढाया गया शुक्रवार के जुम्मे की नमाज के बाद। देखिए, आज जहां तक आजम खान का बात है वहां पर, तो आजम खान का बहुत वहां पर निगेटिव ये भी है वहां पर, क्योंकि उन्होंने जो विश्वविद्यालय बनवाया उन पर कई तरह के आरोप हैं, जो मुसलमानों ने उन पर केस दर्ज करवाए हैं। तो आजम खान के समय में रामपुर का कोई विकास भी उतना नहीं हुआ है। तो एक तो है कि जब मुख्यमंत्री योगी हैं तो उनकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है, और ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि केवल जो हिंदू वोटर हैं उन्हीं के कारण है। बहुत सारे मुसलमान वोटर जो हैं जो कि उनके कार्यों से प्रभावित होकर वोट करते हैं, ऐसा इनकार नहीं किया जा सकता है। आजमगढ़ और रामपुर की परिस्थितियाँ अलग है। आजमगढ़ जो है वो एक परिवार का एक सीट था, बड़ा मजबूत सीट था, उसमें सेंध लगा है, उसमें बीएसपी का हो सकता है, बीएसपी ने भी उस सेंध को, उस किले को तोड़ने में इनडायरेक्टली बीजेपी का मदद किया हो। लेकिन रामपुर में जो स्थितियां हैं वहां पर दूसरा परिस्थिति है। वहां पर जो बहुत सारे वोटर जो हैं न्यूट्रल रहे हैं और उन्होंने योगी के प्रभाव में आकर वोट दिया है। और शुरू से बीजेपी ये दावा करती है कि हमारे साइलेंट वोटर हैं मुस्लिम में वहाँ पर यूपी में, और यही कारण है कि पश्चिम यूपी का जो जितना भी मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ वो जीतते रहे हैं। 2017 में भी जीते हैं, 22 में भी जीते हैं। महिलाओं का योगदान ज्यादा रहा है, ट्रिपल तलाक ये सब जो आया है इसके कारण बीजेपी को फायदा हुआ है। देखिए, अब एक और अहम सवाल अब उठने लगा है। नरेंद्र मोदी का जो अपराइजिंग था, जो उनका मतलब कह सकते हैं कद जो बड़ा हुआ, वो गुजरात सीएम के बाद हुआ, जबकि गुजरात में वोटिंग अधिकतर बीजेपी के पक्ष में होती थी। लेकिन ये यूपी जैसे पॉलिटिकली साउंड स्टेट में, जहां के लोग जागरूक है राजनीति को लेकर, जहां पर जात पर, पात पर, समुदाय पर वोट पड़ता है, और जहां के पब्लिक व्यापारी नहीं है गुजरातियों की तरह, जहां का जनता जानता है किसको वोट देना है, वहां पर योगी आदित्यनाथ का जो परफॉर्मेंस है, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने अपने दोनों पोस्टों में, चाहे निरहुआ का जीत हो या फिर घनश्याम सिंह लोधी का पोस्ट हो, दोनों जगह उन्होंने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। लेकिन कद बहुत बड़ा होते जा रहा है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को नेस्तनाबूद कर दिए। मतलब नेस्तनाबूद का मतलब 2012 वो अंतिम चुनाव था जब मुलायम सिंह के छत्र छाया में अखिलेश यादव जीते। उसके बाद 14 हो, 17 हो, 19 हो या फिर 22 हो, लगातार हार रहे हैं, और कद बहुत बड़ा होते जा रहा है योगी आदित्यनाथ का। 24 में क्या दिल्ली में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, या अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा योगी? देखिए, योगी का कद तो बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि मोदी का भी कद बढ़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी के नाम और उनका प्रभाव है देश पर। 24 में जैसे उम्मीद तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीजेपी चूँकि ये व्यक्ति आधारित पार्टी तो है नहीं, और जिस तरह योगी का कार्य है और जिस तरह उनकी अभी बढ़ा है उनका ये जनाधार और लोगों में प्रसिद्धि बढ़ा है, इनकार नहीं किया जा सकता है कि 24 में योगी भी जो है वो ताल ठोक सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक डेडलाइन बना चुके हैं पॉलिटिशियन के लिए 75 साल, और 24 में वो खुद जो है 74 साल के हो जाएंगे। तो हो सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। हो सकता है कि योगी भी ताल ठोक दें, या फिर बीजेपी जो नेतृत्व है उनको आगे करे, ये करे या ना करे, लेकिन योगी अब अपना एक जो है आगे का जो मोदी के बाद के जो बीजेपी की हम कल्पना करते हैं, उसमें एक बहुत बड़े अपना कद होने का, या फिर उसका नेतृत्व करने का एक तरह से अभी अपना आगाज दे रहे हैं, बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। और देश में एक राय जो है योगी को लेकर, योगी को प्रधानमंत्री बनने को लेकर बनना शुरू हो गया है। तो हो सकता है कि भले 24 में चुनाव लड़े या न लड़े, लेकिन 75 साल का जो डेडलाइन प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया है उसके बाद ये दावेदार हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दिल्ली का रास्ता जो है इनका क्लियर होते जा रहा है, और आगे देखिए क्या होता है। चलिए, तो 2024 में 74 साल के हो भी जाएंगे नरेंद्र मोदी, तो इसके बाद संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि आरएसएस के बैकग्राउंड से योगी आदित्यनाथ नहीं आते हैं, इसके बावजूद संघ के चहेते हैं। संघ के चहेते नहीं होते तो किसी भी कीमत पर 17 पर इनको सीएम नहीं बनाया जाता। साधु संत के चहेते हैं, ये साधु संत के सबसे बड़े चहेते हैं योगी आदित्यनाथ, और साधु संतों का जो है बीजेपी और संघ दोनों पर बड़ा ही मजबूत प्रभाव है। तो इस कारण इनके उपयोगिता को और इनके कार्यों को और इनको दरकिरार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, तो संघ के चहेते तो है ही, क्योंकि 17 में मनोज सिन्हा का नाम चल रहा था, अचानक योगी आदित्यनाथ का राइजिंग होता है, सीएम बन जाते हैं, और उसके बाद का जो परफॉर्मेंस है वो पूरा यूपी और पूरा देश देख रहा है। तो 2 सीटों पर चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, और दोनों सीटों पर रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा फतह की है। पंजाब के एक सीट पर शिरोमणि अकाली दल जीती है,
कांग्रेस फिर चित हुई है। सपा हो, बसपा हो, तमाम, या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी के सभी हारे हैं। 24 के लोकसभा के लिए राह अग्रसर है योगी आदित्यनाथ का। आपका जो सुझाव है हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।